देखिए ठीक है आज, सर, कर हाँ, दीजिए। आज पढ़ेंगे कृषि की और संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है फैलना, ठीक है। मैंने कहा ना कल कृषि फैलता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया है। संक्रमण वाला वही चीज़ है जो मैंने कल बताया था ना, बातों बातों में बोला ना कि ऐसे जो है हमने देखा फैलते हुए, बीजों को अपने साथ लेके चले गए। क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी है भारत में जो भारत की नहीं है। ड्रैगन फ्रूट्स आपने सुना होगा, देखा भी होगा, भारत की नहीं है, ठीक है। वो तो चाइना में ज्यादातर है। जी हाँ, तो वो लाया गया यहाँ से, तो संक्रमण हुआ, फैला एक जगह से दूसरी जगह, धीरे 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 चीज़ें फैलने लग गई, तो ऐसे संक्रमण हुआ, ठीक है। देखिए पिछले भाग की चर्चा यह संकेत देती है कि पौधे उगाना और पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया अचानक शिकार संग्रहण जीवन पद्धति से दूसरे चरण में जाने का परिणाम नहीं थी। विभिन्न जलवायु परिवर्तन, देखिए सबसे बड़ा उस समय, देखिए अभी तो ना पता है आपको, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग अभी पता हो आपको, ये सब चीज़ें तब भी हो रही थी, तब भी चीज़ें समानांतर बदल रही थी, है ना। अभी हमें मालूम चलता है कि हाँ भाई इस मौसम में बारिश होगी, उस समय के लोगों को तो मालूम नहीं थी, उनको लगता था कि बस बारिश कभी भी आ जाएगी, उनको नहीं मालूम था मई जून ये सब नहीं था, दिशा का ज्ञान नहीं था उस समय के लोगों के पास, जो है ये कब बारिश आएगी वो पता नहीं था। साल, अब मान लीजिए कि कुछ देर के लिए कि मैं कैलेंडर गायब कर दूं या मैं घड़ी समय गायब कर दूं, तो आप पता कर पाएंगे थोड़ी अंदाजे कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है। मैं आप 5 साल घर में बंद रख दूं और 5 साल बाद घर से आपको निकालूं, आप बता पाएंगे आज कौन सा दिन है या समय क्या चल रहा है, महीना या साल क्या चल रहा है? आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने आपसे सारे चीज़ ले ली है। चलिए फिर भी आपने उस दिन से 5 साल तक काउंट करते रहे, आप पता कर सकते हैं आप, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था, ना नंबर था ना कुछ था। तो लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती थी ना मौसम, सबसे बड़ी चुनौती। नदी किनारे बसे हुए हैं वो, पता नहीं था कि बाढ़ आ जाएगा, अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से। जैसे हड़प्पा जो हमने पढ़ा BHS 101 में, क्या देखा हमने कि एकाएक सभ्यता खत्म हो गई। सोचिए जरा एक बार, 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई सभ्यता एकाएक तो खत्म नहीं होती ना। अब अचानक से मान लीजिए कि पाकिस्तान के हिंदू की बात करें, कम हो गया, अचानक तो खत्म नहीं हो गया, अत्याचार हो रहा है उन पर, लेकिन एकाएक तो खत्म नहीं हो गया। लेकिन हड़प्पा बोलिए, मैंने वही सिंधु घाटी सभ्यता, ये अचानक खत्म हो गया। अचानक कैसे खत्म हो सकता है कोई चीज? जरूर कुछ प्रलय हुआ होगा, कुछ ऐसी घटना हुई होगी, प्राकृतिक घटना, जिस कारण से सारा चीज एक ही बार में खत्म हो गया। संक्रमण हो ही नहीं पाया, उसका संक्रमण नहीं हो पाया। जो मृदभांड मिले वो सिर्फ उसी इलाके में मिले, वो कलकत्ता में नहीं मिला जमीन खोदकर, या झारखंड में जमीन खोदा तो वो नहीं मिला, हड़प्पा की चीजें यहां नहीं मिली। इससे हम सोच सकते हैं कि उधर के लोग इधर संक्रमण हो ही नहीं पाए, उससे पहले ही वो खत्म हो गए, विनाश हो गया उनका। तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी हमारे पास? मौसम, जलवायु परिवर्तन। और इसका प्रभाव सिर्फ इंसान पर नहीं, जानवरों पर भी पड़ा था। डायनासोर का खत्म होना, देखिए एकाएक खत्म हो गया डायनासोर, एकाएक खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे खत्म हुआ, एकाएक पृथ्वी पर उल्का पिंड की बौछार हुई, ऐसे मान्यता है, किसी ने देखा नहीं है ना, कि उल्का पिंड आकर पृथ्वी पर गिरने लग गए, तहस नहस हो गया सारे डायनासोर। 2 तरह के थे डायनासोर, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। शाकाहारी लंबे गर्दन वाले और मांसाहारी छोटे वाले, दौड़ने वाले। एकाएक कैसे खत्म हो सकता है? कुछ तो हुआ होगा, परिवर्तन पृथ्वी में, जलवायु में, है ना, पर्यावरण में, कि वह एकाएक विलुप्त ही हो गया और वो आया ही नहीं, ना ही और दिखा, ठीक है, वही चीज है। तो ये जलवायु का अनुभव वनस्पति और जानवरों पर भी देखने को मिलता है। देखिए ऐसा भी बहुत, आप अगर पढ़ेंगे मालूम चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज हमारे सामने जितने भी पेड़ पौधे हैं हम देख पाते हैं, इससे भी 2 गुना पेड़ पौधे की प्रजातियां उस काल में थी, लेकिन डायनासोर ने उनको खा लिया था। जो शाकाहारी डायनासोर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, मैंने सोचिए कि अपने पैर की उंगली से पूरे बड़ा सा बरगद का पेड़ को हिला के वो तोड़ देगा, इतना ताकत डायनासोर में।
तो बहुत वनस्पतियाँ बहुत प्रकार की थी, आज भी है जंगल में, आज भी है ना जंगल में, जो पेड़ों की जड़ें इंसान को खींच लेती है, ऐसा है, वास्तव में है। उसको थोड़ी पता है कि वो इंसान को खींच रहा है, उसको चाहिए खाना, वो खींच लिया। बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है। तो वो कल्पना किया गया कि ऐसा पेड़ होता होगा। कल्पना कैसे किया? कोई चीज़ तो होगा। क्या है? एक फूल है, एक छोटा सा पौधा है, वो ऐसे देखने में फूल लगता है, उस पर कीड़ा आके बैठती है और धीरे धीरे वो फूल की पंखुड़ियाँ बंद होने लगती है। और उस इतना स्लो होता है ना वो चीज़ कि उस कीड़े को पता नहीं चलता, और बाद में सारी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, कीड़ा उसके अंदर फंस के रह जाता है और कीड़ा उसके अंदर मर जाता है, और धीरे धीरे वही कीड़ा का जो मरा हुआ शरीर है वो उस पौधे के फूल के खाने में काम आता है। तो इसी को इमेजिन करके ये बनाया गया कि कोई पेड़ उस टाइम का होगा, है ना, वो इंसानों को भी खींच ले रहा होगा अपनी जड़ों से, और इंसान को वो खाएगा धीरे धीरे, ये चीज़ है। तो यही है, इसको खुद से पढ़िएगा, वही चीज़ है, संक्रमण के बारे में यहाँ बताया गया है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। यहाँ से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु दबाव संबंधी विचार का प्रारूप, ठीक है, मरुद्वीप सिद्धांत। सोवियत कृषि वैज्ञानिक निकोलाई वाविलोव, कल भी इनके बारे में हमने पढ़ा था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक कार्ल ऑसॉर और ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता वी गॉर्डन चाइल्ड 1920 और 1930 के दशकों में कृषि की उत्पत्ति पर सबसे पहले चर्चा करने वाले थे। यानी कृषि की उत्पत्ति सबसे बड़ा चीज़ भयंकर था। देखिए, कृषि की उत्पत्ति सोचिए 2 मिनट के लिए भी, कि कृषि की अगर उत्पत्ति नहीं हुई होती मनोज जी, तो आज हम क्या खा रहे होते? एक बार इमेजिन कीजिए, मांस ही खा रहे होते ना, मांस ही खा रहे, खाना बदौलत जीवन रहता, खाना बदौलत जीवन रहता, बिल्कुल। तो सोचिए इस प्रक्रिया में कितना साल लगा होगा, कितने हजार लाख साल लगे होंगे। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, इनको उगाने में कितना लाख साल लगा होगा लोगों को, मनुष्यों को, ठीक है। उसके बाद देखिए, चाइल्ड का विश्लेषण पुरातात्विक आंकड़ों की आर्थिक व्याख्या पर केंद्रित था। उपलब्ध आंकड़ों ने अभिनूतन युग के अंत के बाद दक्षिण पश्चिम एशिया मतलब कौन सा इलाका? ये हमारे भारत वाला इलाका, अफ्रीका, नहीं चीन और भारत, नहीं, चीन भारत कैसे, चीन तो उधर चला गया, इधर ये इलाका भारत के बाद वाला इलाका, दक्षिण पश्चिम, थोड़ा नीचे नीचे आइए। अच्छा, भारत का कुछ इलाका पड़ जाएगा, है ना, एशिया की बात, कुछ पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, पश्चिम और दक्षिण मिला के। तो वहाँ क्या हुआ देखिए, झीलों, उत्तरी अफ्रीका, झीलों और पानी के अन्य स्रोतों के घटने के कारण गहन निर्जलीकरण की ओर संकेत किया है। आखिर पानी की कमी थी, तभी लोग यहाँ से उठकर नदी किनारे गए होंगे, तभी ना। अगर वहाँ पानी उसे मिल जाता तो नदी किनारे क्यों आते? यानी उन्हें वहाँ पानी नहीं मिला, निर्जलीकरण हो गया, सूखा हो गया, तो पानी की खोज में फसल उगाने के लिए उन्हें मजबूर होकर नदी के किनारे आना पड़ा। मानव समुदायों को भूखे रहने के स्तर तक निर्वाह की स्थिति के कारण उन्हें उत्तर हिमनद काल के पश्चात आर्थिक जीवन के पुनः अनुकूलन की आवश्यकता थी, यानी जीवन को फिर से उन्हें बसाना था। इस प्रकार गॉर्डन चाइल्ड का जलवायु तनाव विविध प्रकार से मरुद्यान निर्जलीकरण या उससे समीप्य के सिद्धांत का वर्णन करता है कि प्रागैतिहासिक काल में जलवायु संकटों में मानव के प्रयत्न कैसे थे। यानी मैंने क्या कहा, पश्चिम की तरफ आइए, भारत का कुछ हिस्सा, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, है ना, इधर फिर आपका थोड़ा बहुत सीरिया वगैरह सब आ गया। यहाँ पे निर्जलीकरण है, पानी कम है। सऊदी अरब में, दुबई में पानी कम है, पानी नहीं है, तो यहाँ के लोग जाके कहाँ बसने लग गए? बताइए, कहाँ लग गए बसने? इस तरफ, नदी की तरफ आने, क्योंकि सऊदी अरब, ईरान, उधर तो नदी है नहीं, तो सारे लोग वहाँ से पलायन करके इधर आ गए। अब देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट पे आइए। कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्यन थ्योरी। आइए उस कॉन्सेप्ट पे। वो क्या कहती है कि ब्राह्मण जो है वो बाहर से यहाँ आए थे। अब इससे इस चीज़ को आप मिलाइए, आप मिलेगा, क्योंकि भारत में नदियाँ बहुत थी ना। तो अब लोगों को देखिए, जीवन जीने के लिए चाहिए खाना और पानी, बिना घर के भी आप जी लोगे। अगर आपके पास मकान नहीं है ना, तब भी आप कहीं ना कहीं तो जी ही लोगे ना। उस समय तो मान लीजिए बहुत नॉर्मल था, कहीं पे झोपड़ी बना लिया, कुछ बना लिया, कहीं गुफा में रह गया, तो उनके लिए रहना बहुत ज़रूरी नहीं था कि कहाँ रह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए।
उनके लिए इम्पोर्टेंट था खाना और पानी, बस यही दो चीज़। और ये दो चीज़ उन्हें जहाँ मिल जाए वो वहाँ रह ले। तो उधर के लोग ना इधर आ गए, भारत की तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत थी ना, क्योंकि हिमालय है हमारे पास। हमारे पास क्या, देखिए विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का अगर आप देखिए चीज़ों को मिलाइए एक के बाद एक करके, तो आपको 3 चीज़ मिल जाएगा। विश्व की प्राचीन सभ्यता क्या क्या मिल जाएगा? भारत की सभ्यता प्राचीन है, क्यों है? सभ्यता विकसित कहाँ होती है बताइए? सभ्यता कहाँ होती है विकसित? सभ्यता वहाँ होती है विकसित जहाँ नदी है, जहाँ पानी है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ सभ्यता नहीं है। सऊदी अरब की सभ्यता कितनी साल पुरानी है बताइए? पुरानी है क्या? नहीं, पुरानी नहीं है, कुछ साल पहले की है, कुछ साल पहले की। डेट बता दूंगा मैं आपको, पूछिएगा तो। लेकिन भारत की सभ्यता पुरानी है क्योंकि नदियां हैं, तो लोग बस गए यहाँ सालों तक। चाइना की संस्कृति प्राचीन है क्योंकि चाइना में भी हिमालय है, तो उधर का पानी उनको मिलता है, इधर का पानी हमको मिलता है। उसके बाद मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता पुरानी है, क्यों? नदी है, सबसे लंबी नदी मिस्र में है, नाइल नदी, हिंदी में नील नदी बोलते हैं, हिंदी में नील नदी बोलते हैं उसको। तो उनकी सभ्यता पुरानी कैसे? क्योंकि वहाँ बस गए ना, और जो वहाँ बस गया, ठीक है, वो जो वहाँ स्टेबल हो गया, उसे वहाँ सब कुछ मिल गया, तो वहाँ से वो जाएगा? नहीं जाएगा कभी नहीं। जैसे हमारा जो इलाका है, जिस इलाके में हम रहते हैं झारखंड में, ये इलाका इतना अच्छा है कि मान लीजिए कोई नौकरी करने के लिए टीचर वगैरह आते हैं ना बाहर से, तो ये यहीं पर बस जाते हैं, ज़मीन वमीन खरीद कर यहीं घर बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि सुरक्षित जगह है, आदिवासी बहुत ज़्यादा है तो सुरक्षित है, ठीक है। सुरक्षित किस नज़र में है? मुसलमानों का दबदबा थोड़ा कम है क्योंकि आदिवासी है कि नहीं? तो आदिवासी तो किसी को नहीं, वो लोग के सामने कोई कानून नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं, तो सुरक्षित है। अभी कुछ दिन से बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया तो माहौल थोड़ा सा खराब हो गया है ना। लेकिन हमारे यह जगह बिल्कुल, यहाँ कोई दंगा कभी नहीं सुनिएगा, कभी कुछ नहीं सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम साथ में रहता है, नो प्रॉब्लम, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो यहाँ पे लोग आके बसने, तो लोग कहाँ बसते हैं? जहाँ सब कुछ उन्हें मिल जाता है, लोग वहाँ बस जाते हैं। अगल बगल नदी है, कभी इलाके में सूखा नहीं पड़ता, तो इस तरह की चीज़ें। तो देखिए वही चीज़ आपको हम बता रहे थे कि जहाँ सभ्यता है, पुरानी सभ्यता, वहाँ पानी का सोर्स आपको मिलेगा। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कोई सभ्यता आपको दिखाई नहीं देगा। दिखा दीजिए, पूरी दुनिया घूम लीजिए आप, कोई सभ्यता आपको नहीं दिखेगी जहाँ पानी नहीं है ना। अब देखिए अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज सऊदी अरब क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ मिलता ही नहीं, ना फसल है, ना खेती है, ना कुछ है। वो तो गनीमत मनाइए कि अल्लाह का शुक्र है कि साला तेल मिल गया, वरना आज से 100 साल पहले भेड़ बकरी चलाया करता था। वो लोग कबीलाई था, भेड़ और बकरी चढ़ाने के वही काम था उनका, और दूसरा कोई काम नहीं था। वो तो खुशकिस्मत है उन लोगों का। फिर भी देखिए साले बुड़बक हैं। अब बोले क्यों सर, क्यों बुड़बक हैं? पैसा उनको मिलता है ना तेल बेच के, उसका पता है क्या बनाते हैं? सोने का दरवाजा, सोने का कार, शेर खरीद लेगा, बाघ खरीद लेगा, चीता खरीद लेगा, हेलीकॉप्टर किन लेगा। अरे पागल, टेक्नोलॉजी लाओ देश में, पढ़ाओ लिखाओ देश के बच्चों को, फिर मरेगा। तेल जहाँ खत्म हो गया ना, फिर लोग भूखा नंगा मरेगा, देखिएगा, फिर भूखा नंगा मर जाएगा। पैसा फ्री का मिल गया ना सर, फ्री का पैसा मिल गया। अरे सोने का ये बना दिया जी, कोमट बना दिया हगने के लिए। सोचिए, जिस पर बैठ के पॉटी कर रहा है ना, वो सोने का बना दिया। पैसा बहुत है, सोना बहुत है, टेंशन नहीं है। अभी भी वो लोग मूर्ख है, और मूर्ख ही रहेगा हमेशा। ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये मूर्ख रहेगा, है ना। बता रहे उस रीजन के आदमी का हम बता रहे हैं। आप दूसरे जगह के आप जाइए, अब भारत के मुसलमान को देखिए। भारत के मुसलमान साइंटिस्ट बन गया, बताइए, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें संघर्ष करना पड़ा चीज़ों के लिए, उन्हें पता है वैल्यू मनी की। और इन लोगों को ना, सऊदी अरब वालों को, इनको पता नहीं है मनी की वैल्यू। तो आज भी ये लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पा रहे हैं। एक बिल्डिंग भी वो बना रहे हैं ना, तो विदेश से आ रहा है आपका सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, तब जाके बिल्डिंग वहाँ बन रहा है। वरना वो भी उनकी औकात नहीं है कि एक बिल्डिंग बना ले, नहीं औकात है। पूरा दुबई शहर, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आप कभी दुबई जाइए, हम तो जा चुके हैं 2 बार। आप कभी दुबई जाइए,
पूरा दुबई शहर वास्तुशास्त्र में बना है, टोटल A to Z। जितना अपना घर जितना उनका बना है ना, अपना घर, अपना मकान, अपना दफ्तर, अपना ऑफिस, उनके लोकल का सारा वास्तु का बना हुआ है। सोच रहे हैं आप? चुपचाप वो हमारे संस्कृति को फॉलो कर रहा है, लेकिन किसी को बिना बताए। इससे क्या समझ में आता है कि दूसरे धर्म के चीजों को अपना लीजिए चुपचाप, बिना बता के। वो वही काम कर रहे हैं, चालाक हैं। और जो मकान रेंट के लिए बनाया है ना, उसको वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया है। सोच रहे हैं? सोचिए, तिकड़म देखिए यहाँ पे, अपना खुद का रहने का बिल्डिंग बना लिया वास्तु वाला, और जो रेंट पे देगा कि बाहर के लोग आके रहेंगे, बाहर मतलब बाहर के देशों के लोग, क्योंकि वहाँ तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है ना। जैसे आप किसी और गांव के होंगे, आप दिल्ली जाकर नौकरी करते हैं, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस जगह का आदमी वहाँ जाके नौकरी कर रहा है। ऐसा सिस्टम वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे सारे बाहर के लोग जितने भी वहाँ नौकर है ना, नौकरी मीन्स नौकर। यहाँ ना हम लोग बोलते हैं अरे सरकारी नौकरी, अरे बाप रे बाप, ठीक है 20 लाख दहेज देंगे। अरे वहाँ ये सब कुछ नहीं होता बॉस। वहाँ सरकारी नौकरी को ना जेब में रखता है। विदेश में भी कुछ नहीं है उनके लिए सरकारी नौकरी, कुछ नहीं है, जीरो। तो वहाँ जितने भी नौकर हैं जो नौकरी करते हैं, वो बाहर देश के होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी नौकरी करेंगे जी, उनके पास बहुत पैसा है। वो नौकरी काहे करेंगे? वो नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है। सोचिए, उनके पास इतना फालतू का पैसा है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि दुबई का एक शेख, लोग को चील गिद्ध पालने का बहुत शौक है। माने ऐसा जानवर लोग पालता है ना जिससे आदमी डरता है। बाघ, शेर, चीता पालता है, घूमता है लेके रोड में, पालतू बना लिया उसको। तो पूरा प्लेन का सीट था 252, पूरा 252 सीट बुक कर लिया अपने बाजों के लिए, बाज पक्षी, और सारे पक्षी को वहां बैठा के लेके गया घुमाने। बताइए, सोचिए, घुमाने लेके गया सारे पक्षियों को, प्लेन बुक करके बैठा के। सोचिए कितना फालतू का पैसा है उनके पास, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो निर्जलीकरण हुआ, मानव समुदायों को भूखे रहने के स्तर तक निर्वाह की। तो पढ़ लिए। इस प्रकार जो है, ये भी देख लिए, उनका विचार था कि कृषि का आरंभ, ठीक है, फर्टाइल क्रेसेंट के कुछ भागों में कठोर, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया, फर्टाइल क्रेसेंट जलवायु परिवर्तन कारण में हुआ। जलवायु बदला तो खेती शुरू हो गई, क्योंकि खेती के लिए भी तो जलवायु चाहिए ना। अभी आप चावल उगाएंगे और बरसात भयंकर हो गई तो बीज तो उसका लगेगा ही नहीं। धान की बीज, वो तो बीज तो बाहर निकल जाएगा, मिट्टी से बह जाएगा। तो जलवायु भी फैक्टर करता है कृषि में। और भारत का जलवायु जो है एकदम क्या था, बैलेंस किया हुआ था, पूरा बैलेंस। मानसूनी जलवायु दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में जलवायु ऐसा बिल्कुल नहीं है जो भारत में है। यहाँ सीजन के हिसाब से खेती होती है। चलिए, इस क्षेत्र के आकस्मिक जलवायु विक्रमण ने उत्तर की ओर वर्षा वाले बादलों का रुख मोड़ दिया। बादल, जैसे आप जाएंगे मेघालय तो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। तो एक गांव है मसीन राम, वहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ से टकराकर बादल वापस इधर आ जाता है, वो आप उधर नहीं जा पाता। तो सारा बारिश, सारा पानी यहीं पर गिर जाता है मसीन राम गाँव में। साल भर बारिश होती है। हमारे यहाँ तो मई जून जुलाई, वहाँ पे साल भर बारिश होती है, एक लगातार बारिश वहाँ पे होती है। वहाँ बारिश कभी बोलिए मसीन राम 181 में बताए हैं सर। हाँ, मसीन राम जी, वही मसीन राम, ठीक है। तो उस क्षेत्र में अधिक पानी होती है, तो उस क्षेत्र में खेती भी उस हिसाब से होगा, ठीक है। अब देखिए, इन स्थितियों के कारण प्रचंड सूखे और भूखमरी की स्तर में वृद्धि हुई। देखिए, निर्जलीकरण होगा, बादल उड़ के चला जाएगा, रुख मोड़ लिया, बादलों ने रुख मोड़ लिया, वर्षा वाले बादल। तो बादल अगर रुख अपना मोड़ ले, हवा के कारण बोलिए, किसी कारण बोलिए, तो क्या होगा? पानी नहीं होगा वहां पर। सऊदी अरब में क्या हुआ ना, यही तो हुआ। निकालिए, हिस्ट्री निकालिए ना, यूट्यूब में जाके खोदिए ना पूरा। देखिए, एक समय पूरे विश्व में बर्फ था, पूरे वर्ल्ड में हिम युग, लेकिन मौसम के चपेट के कारण खत्म हुआ, रेगिस्तान बन गया। रेगिस्तान में तूफान सबसे अधिक कहाँ चलता है? एक समंदर में, एक रेगिस्तान में। तूफान के कारण क्या, बादल उड़ जाता है, बादल वहां जम ही नहीं पाता, बादल उड़ जाता है, और जहां वर्षा होना है वहां नहीं होता, जहां नहीं होना होता है वहां बारिश हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य, पौधों और जानवर
मरु उद्यान रेगिस्तान में केंद्रित हो गए, जो विशाल मरुस्थल क्षेत्र से अलग हुए हरियाली वाले छोटे भूखंड थे। बादल वहां से हट गया, चारों तरफ पानी हो गया, जहां जहां पानी हुआ वहां लोग बस गए। गर्म और सूखी परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण बलपूर्वक निकटता ने मानव, पौधों और पशुओं तीनों के मध्य सांकेतिक संबंध को प्रेरित किया। तीनों जुड़ा हुआ है। मरुद्वीप सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सामाजिक आर्थिक गतिविधि जैसे कृषि, समाज में क्या क्या होता है, कृषि होता है, उसकी शुरुआत एक ही साथ विश्वव्यापी स्तर पर प्रारंभ नहीं हुई। सही बात है ना, एक साथ पूरे दुनिया में कृषि स्टार्ट हो गया होगा, या फिर जो किसी क्या कोई भी चीज, मोबाइल, कंप्यूटर, क्या एक ही दिन में पूरे दुनिया में फैल गई? क्या नहीं, पहले उस देश में आई, उस देश में फैली, उसके बाद फिर वहां से वो पूरे देश में फैलना शुरू हुआ। कुछ विशेष और सीमित क्षेत्रों में लगभग कुछ 100 मील की परिधि में इसकी शुरुआत हुई। कुछ 100 मील, कुछ किलोमीटर में इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे जब इंसान पलायन करके गए, खाना बदोश की जिंदगी बिताने के लिए गए, तो चूंकि यहाँ पर रह के वो लोग खेती करना सीख गए थे, कला वो आ चुका था कि कैसे बीज को बोना है, तो वो जहाँ पर गए वहाँ पर भी वो सेम पद्धति अपनाई, तो वहाँ पर भी फसल हो गया, वहाँ के लोग भी सीख गए। फिर वहाँ से कहीं और, फिर वहाँ से कहीं और होते 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 पूरे विश्व व्याप में फैल गया। इन क्षेत्रों में खेती की शुरुआत के बाद ही अन्य क्षेत्रों में कृषि की प्रक्रिया फैली। पढ़ लिया हमने। चाइल्ड के आकलन के अनुसार कृषि का आरंभ नव पाषाण क्रांति लाया। उनके अनुसार खाद्य उत्पादन, जानबूझकर खाद्य वनस्पति, विशेषकर अनाज उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाना, प्रजनन और जानवरों का चयन मानव इतिहास में आग पर काबू पाने के बाद एक महान आर्थिक क्रांति थी। आर्थिक क्रांति मतलब अब लोग ना सोचना शुरू कर दिया था भविष्य के बारे में। पहले के लोग क्या थे, जो मिल जाए खा लो, कल की चिंता नहीं। आज ना हम बैंक बैलेंस, ये वो म्यूचुअल फंड्स, ये सब करते हैं, पहले तो नहीं करते थे। पहले कुछ बस आज मिल जाए। आज भी कुछ गरीब लोग ऐसे हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से खाना मिलता है, तो वो बस आज की सोचते हैं, ठीक है। लाखों आदमी ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट तक नहीं है, पैसा ही नहीं है उनके पास। आज कमाया, आज खा के खत्म, कल क्या खाएंगे वो कल सुबह काम मिलेगा तो सोचेंगे। ऐसा भी है लोग, दुनिया में है, भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं। देखिए यहाँ पर है ना, मैंने कहा ना इजिप्ट वगैरह, देखिए मेसोपोटामिया, देखिए मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया, और यहीं पर है नाइल नदी। नदी आप देख रहे हैं, ये नदी नाइल नदी है, जो नदी आप देखते बह रहे हैं, ये नाइल नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, बहुत लंबी नदी विश्व की। और देखिए ये कहाँ कहाँ फैला, नदी के इलाके में फैला। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, जहां जहां नदी है वहां वहां फैला यह कृषि वाला चीज, है ना, जहां जहां नदी गया वहां वहां फैला। देखिए 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 नाइल नदी है, देखिए है, देखिए नाइल, NILE, ये नाइल नदी है। तो कितनी लंबी है सोच रहे हैं आप जरा, देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, देख लीजिए एक बार जरा आप, एकदम ऐसे 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 बह रही है, इधर से ऐसे 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 बह रही है, ठीक है। सोचिए कितनी लंबी नदी है। परमाणु क्षेत्र प्रारूप क्या है ये देखते हैं। उत्तर अभिनूतन युग के तुरंत बाद, यानी उस युग के बाद, जलवायु परिवर्तन के परिणाम के कारण जलवायु प्रारूप ने विद्वानों के ध्यान को उलझाए रखा। ध्यान उलझ गया। कुछ ने संदेह किया तथा कुछ का मत था कि जलवायु परिवर्तन अभिनूतन युग के अंतिम चरण में यंगर ड्रायस घटनाक्रम के दौरान हुआ, जब शीत और शुष्कता, ठंडा और शुष्क सूखा, यह तीव्र आवेग था। मैंने कहा ठंडा के बारे में कि हिम युग था, और सूखा भी इधर फैल गया क्योंकि निर्जलीकरण हो गया, बादलों ने अपना रुख मोड़ लिया। यह प्राकृतिक घटना है, इस पर किसी का कोई दखल नहीं हो सकता। एक मिनट थोड़ा सा लाइन पर रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यंगर ड्रायस एपिसोड, ये पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, नया चीज जानने को मिलेगा। देखिए यंगर ड्रायस एपिसोड आकस्मिक, अचानक, गहन और तीव्र शीतकालीन काल है, जो लगभग 12,800 वर्ष पहले उत्तर अभिनूतन युग से आरंभ हुआ, जब उत्तरी महाद्वीप गर्म होने लगे थे
और तापमान में गिरावट आई, है ना, और उन पर बर्फ का आवरण कम होने लगा, बर्फ कम होने लगा। हालांकि गर्म होने की प्रक्रिया अचानक ठंड के वापस आने से बाधित हुई, है ना, जिसे मैमथ जैसे जानवरों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई। ठंडा से गर्म अचानक से हो गया, सह नहीं पाया, मर गया। इससे उत्तरी गोलार्ध और विशेषकर उत्तरी यूरोप में ठंड फिर से वापस आ गई, फिर से वापस हो गया। शीत जलवायु की स्थिति 1000 वर्ष से अधिक तक बनी रही। 1000 साल तक ठंडा पड़ा रहा पूरी दुनिया में, उस इलाके में, और आकस्मिक रूप से गायब हो गई, अचानक गायब हो गया। ये 11500 वर्ष पहले फिर वापस आई और वर्तमान जलवायु स्थिति की ओर बढ़ते हुए गर्म होने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ गलती कर दिया। अभी मैं आपको एक चीज़, मैं गूगल से आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम में पूछे ना पूछे, लेकिन ऐसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। देखिए, यंगर ड्रायस लगभग 12900 से 11600 साल पहले का ठंडा दौर, जिसने प्लेस्टोसिन युग के अंत में उत्तरी गोलार्ध, यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर, है ना, रूस की तरफ होने वाली प्रचलित वार्मिंग प्रवृत्ति को बाधित किया। यंगर ड्रायस की विशेषता यह थी कि औसत तापमान ठंडा था, जिसने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों को वापस गर्म कर दिया। कहीं ठंडा हुआ तो कहीं तो गर्म होगा ना। ये अचानक होने वाली परिवर्तन। यंगर ड्रायस, ड्रायस मीन्स ड्राई मीन्स सूखा, गर्मी, ठीक है। आज जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ जमी हुई है ना। तो इसका एक मैप मैं आपको भेजूंगा, ये मैप आप एक बार देख लीजिएगा। कहीं पर पूरा ठंडा बर्फ जम गया और कहीं पर भीषण गर्मी। तो जो सऊदी अरब वाला इलाका देख रहे हैं, यहाँ गर्मी पड़ गई बहुत ज़्यादा। चलिए, तो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध गर्म हो गया, लेकिन उत्तरी गोलार्ध ठंडा हो गया, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध गर्म हो गया बहुत ज्यादा। तो कहीं पर वर्षा अधिक हो गई, तो कहीं पर वर्षा क्या हो गई, कम हो गई, कहीं पर कम हो गई, है ना। चलिए अब आगे हम लोग जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हाथी समझ गया ना कैसे गायब हुआ, मैमथ। तो ऐसे ही जलवायु परिवर्तन से जो है चीजें वो गायब हो गई। हाँ, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्व वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रैडवुड ने 1950 में जाग्रोस पहाड़ी क्षेत्र की पश्चिमी ढलानों पर हिमकाल के तुरंत बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्रकृति पर अध्ययन करने के लिए फील्ड वर्क किया, यानी देखा परखा कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। वनस्पतिज्ञों, भूवैज्ञानिकों, जीव वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेत्ताओं की सहायता से विस्तृत जांच के बाद उन्होंने इस क्षेत्र की जलवायु में किसी भी तरह के आकस्मिक परिवर्तन की बात को क्या कर दिया, नकार दिया। किसने माना, किसने नकार दिया, सिंपल फंडा है, ठीक है। हालांकि ऐसे स्थानों पर जहां वे जंगली प्रजाति के रूप में प्रचुर मात्रा में थे, पौधे उगाने और जानवरों को पालतू बनाने के पूर्ण साक्ष्य थे। अगर कृषि के आरंभ के लिए जलवायु परिवर्तन ही एकमात्र कारक होता, तो इसी तरह पालतू बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन जो है अभिनूतन युग में आरंभिक अंतर हिम नदीय काल के दौरान भी होने चाहिए थे। यानी अगर सब कुछ जलवायु परिवर्तन के हुआ तो फिर जानवरों के पालतू बनाया जाना भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता। इसलिए उन लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों को नकार दिया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं है। अब नीचे आइए। रॉबर्ट ब्रैडवुड का तर्क था कि खाद्य उत्पादन के चरण और विकास नियंत्रित और क्रमिक था, यानी धीरे धीरे हुआ। उनके अनुसार कृषि का आरंभ नाभिकीय क्षेत्र या प्राकृतिक वास के क्षेत्र में हुआ, अर्थात उन क्षेत्रों में जहां जानवर और पौधों की प्रजातियां प्रचुर मात्रा में थी। काल निर्धारण की कार्बन 14 विधि द्वारा उनकी टीम यह समय निर्धारित करने में सफल हुई कि अलग अलग जगहों पर कब आरंभिक खाद्य उत्पादन शुरू हुआ। अलग अलग जगह पर क्या क्या होगा, भारत में क्या होगा,
अमेरिका में क्या होगा, चाइना में क्या होगा, इन सब का शोध शुरू किया। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि जब चाइल्ड अपना विश्लेषण कर चुके थे तब तक इस नई काल निर्धारण विधि की तकनीक का विकास नहीं हुआ था, यानी कार्बन डेटिंग। जॉर्मो के निकट एक पुरातत्व स्थल जिसका काल निर्धारण लगभग 1000 वर्ष पूर्व का है, ब्रैडवुड ने जंगली लेकिन खाने योग्य पौधों और जानवरों को खोजा। उन्होंने इस पर प्रकाश डाला कि लोग तब भी जंगली भेड़ बकरी के शिकार और जंगली गेहूं और जौ के संग्रहण पर निर्भर थे। 2000 वर्ष बाद 9000 बीपी, है ना। अच्छा, बीपी मतलब कल आप पूछ रहे थे, सिंपल है। बी मीन्स क्या होता है, हमेशा बिफोर, पी मीन्स प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, आज से 9000 साल पहले। एक होता है, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, तो नॉर्मल सब तो बच्चा लोग जानता है इसको 9-10 में। देखिए पीसी बीपी, क्या अंतर है इसमें? बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 1 ईस्वी में, इससे पहले। बीपी बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले ने, आज क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है ना, आज से इतना साल पहले हो गया, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। बीबी में जॉर्मो एक गांव के रूप में विकसित हुआ। इस साक्ष्य के आधार पर उन्होंने नाभिकीय क्षेत्र में सेंटर सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसे कृषि के आरंभ के विभिन्न सांस्कृतिक स्तर, भोजन संग्रहण से लेकर भोजन के उत्पादन के चरण तक प्रयोग में लाया गया। माने किसी एक जगह में इसकी शुरुआत हुई होगी, वहां से फैला होगा। नाभिक मतलब सेंटर, ये है परमाणु, इसका ये नाभिक होता है। तो सारा चीज यहीं से फैला पूरे वर्ल्ड में, है ना। यही कह रहा है, यही कॉन्सेप्ट दिया। उनके आकलन के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया को मानव संस्कृति के परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी ये सही बात है, फसल का आना या जानवर का पालतू बनना ये महज एक परिवर्तन नहीं था, ये परिवर्तन था एक सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या था? सांस्कृतिक परिवर्तन। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय प्रारूप, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ के फालतू फायदा है नहीं। देख लेते हैं, कहीं कहीं अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़ा दिया जाएगा। इसमें वही चीज है कि जब एक जगह से कहीं पलायन हुआ, अब मान लीजिए यहाँ हो गया निर्जलीकरण, पानी की कमी हो गई, यहाँ से पलायन हुआ तो यहाँ की जनसंख्या इधर फैल गई, है ना। देखिए भारत और चीन, यहाँ की जनसंख्या आज से अधिक नहीं है, शुरू से अधिक है, शुरू से ही अधिक। क्यों अधिक है? कारण है अधिक होने का, मौसम, एटमॉस्फेयर। जो शहर सबसे अधिक उन्नत होता है ना, वहां पे लोग जाते हैं। क्यों आ गए? अंग्रेज भारत, सबका नजर भारत पे क्यों था बताइए? अफगानियों का नजर भारत में, तुर्कियों का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का, डच का, डच मीन्स नीदरलैंड के लोग, उनका, अंग्रेजों का, सबका, चंगेज खां का। क्यों था? मिक्स हो गया ना आके यहाँ पे, ये मिक्स हो गया सब आके, सारे लोग अफगानी भी यहाँ मिल गए। ठीक है, हमारे डीएनए में सब मिक्स है, मिक्स ब्रीड। ठीक है, इसलिए भारतीयों को देखिए, एक्चुअल में कहा जाए तो भारतीयों को कोई पसंद नहीं करता दुनिया में। यही रीजन है, आपके किसी और कारण से पसंद नहीं करता, वो जानते हैं कि मिक्स ब्रीड है, क्योंकि यहाँ पे सभी आए। लेकिन विदेशियों में ऐसा नहीं है, वहां पे कोई नहीं पहुंच पाया, सिर्फ गोरे पहुंच पाए विदेश, और कोई नहीं पहुंचा। वहां पे मिक्स नहीं हुआ, वहां पे तुर्की वाले नहीं गए इंग्लैंड में आक्रमण करने, या चंगेज खां नहीं गया लंदन में हमला करने या बसने। भारत में आया तो यहाँ मिक्स हो गए, यहाँ रह गए वो लोग, यहाँ रह गए तो यहाँ के औरतों के साथ शादी किया, उनसे बच्चा पैदा हुआ, तो मिक्स ब्रीड का हुआ, एक अलग डीएनए का बच्चा हुआ। तो इसीलिए भारतीयों को बहुत जगह पर जो है ना, मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। आप भारत के हैं इसलिए वो आपको घृणा नहीं देखता, वो देखता है कि आपका जो ब्रीड है वो ठीक नहीं है, मिक्स ब्रीड है। बस यही रीजन है, और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, बस यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं बताइए?
हम लोग चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा मेरा डीएनए का हो। आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चा किसी और का डीएनए का हो? चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे ना, नहीं चाहेंगे। मैं चाहूँगा क्या कि मेरे बच्चे में किसी और पुरुष का डीएनए हो या किसी और महिला का डीएनए हो? मैं चाहूँगा? मैं नहीं चाहूँगा। और अगर ऐसा हो जाता है मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो मैं उसे घृणा की दृष्टि से ही ना देखूँगा। यस और नो? तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने बच्चे को मिक्स ब्रीड पसंद नहीं करते, उसी प्रकार ये दुनिया भी मिक्स ब्रीड को पसंद नहीं करती। सिंपल फंडा, इसमें कोई नाराज होने वाली, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। बस सिंपल फंडा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। यही जनसंख्या के प्रारूप है। ऐसे ही आबादी फैली, चीजें फैलती गई। तो कुछ कुछ चीज को ना आपको अपने समझ से पढ़ना है, समझ से आगे बढ़ना है। तो ये समझ विकसित कब होगी? जब आप चीज़ों को पढ़िएगा। अच्छा हाँ, और एक चीज़ बताना है, देखिए स्टडी मटेरियल में अभी हमारा ऑफर चल रहा है, तो आपको अगर लेना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो हार्ड कॉपी मिलेगा आपको, आपके घर में मिलेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल मतलब वो बुक टाइप का होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाली है, तो अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा। स्टडी मटेरियल के लिए तो सर 5,000 रुपया जमा कर दिए कॉलेज में सर? नहीं, वो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा सिर्फ प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हो रही है पढ़ने वाली बात। वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, आपके घर पे पहुँचेगी वो प्रैक्टिस सेट, है ना? वो अलग है, वो तो मिला हुआ क्लास में, उसके लिए नो चार्जेस। वो एग्ज़ाम के लिए कम देगा, पास करने के लिए इंस्टेंट। कल एग्ज़ाम है, 2 दिन पहले आपको पूरा रट जाना है, उसको पूरा पढ़ जाना है, नंबर 80 85 90 आएगा, उतना कर लिया तो। ये क्या है कि ये जो हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं ना, ये इसके लिए है। ठीक है, तो ये सर कितने क्वेश्चन का सेट है? ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें किताब के तरह ही रहेगा, पढ़ने के लिए, आपको डेली पढ़ने के लिए, है ना? इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एक चैप्टर है तो एक चैप्टर में कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है ना सारा रहेगा उसमें। उसको आपको स्टडी करना है, पढ़ना है उसको आपको लाइन बाय लाइन। क्योंकि देखिए बिना बुक का चीज़ ऐसा हो जाता है कि बिना हथियार के युद्ध में आपको उतार दिया जाए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो असाइनमेंट से नहीं हो जाएगा सर? नहीं, असाइनमेंट में तो 10 क्वेश्चन रहता है, असाइनमेंट में कैसे होगा? देखिए असाइनमेंट 10 क्वेश्चन रहेगा सारे। देखिए सारे चैप्टर से सारे चैप्टर से नहीं, पूरे एक किताब से 10 क्वेश्चन रहता है असाइनमेंट में। अच्छा हाँ, अच्छा, पूरा बुक से सिर्फ 10 क्वेश्चन, किसी में 10 किसी में 8।